सुदेव दास आर्टिस्ट की पेंटिंग है ये। और इसका क्या प्राइस रहेगा? 13,300 रुपीज़। 13,300 रुपीज़। बहुत स्टाइलिश, बहुत डिफरेंट पेंटिंग्स हैं, बहुत अच्छे पेंटिंग्स हैं और जैसे साइज़ में आप चाहेंगे उतने साइज़ में आपको पेंटिंग्स मिल जाएंगे। मैं यहाँ पर देख रही हूँ फ्लावर्स में बनी हुई कुछ और खूबसूरत से पेंटिंग्स हैं, जैसा कि ये। इसमें सिर्फ फ्लावर्स ही फ्लावर्स बने हुए हैं और फ्लावर्स जो है ना, कहते हैं ना कि फ्लावर्स अपने आप में बहुत खूबसूरत होते हैं क्योंकि वो दूसरों को खूबसूरती प्रदान करते हैं, एक स्माइल प्रदान करते हैं, खुशबू देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप अपने घर को महकाने के लिए इस तरह की पेंटिंग, आई थिंक ये अगर आप अपने ड्राइंग रूम में लगाएंगे तो आई थिंक आपका ड्राइंग रूम जो है महकने लगेगा। इसके बारे में कुछ बताइए, किस तरह के पेंट्स यूज़ किए गए हैं इस पेंटिंग को बनाने के लिए और क्या स्पेशल है? इसमें एक्चुअली स्टोन है, वो एक्रेलिक है एंड ऑयल कलर्स है। बेसिकली इसका जो बेस है ये सारा देख रहे हैं जो उभरा हुआ है सारा ये स्टोन्स में बना हुआ है। ये छोटे छोटे स्टोन्स हैं, उसमें कलर्स में मिक्स करे, पहले बेस बनाया फिर आर्टिस्ट ने इस पर पेंट किया हुआ है। बहुत डिफरेंट पेंटिंग्स हैं, बहुत स्टाइलिश पेंटिंग्स हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं बड़े से बड़े पेंटिंग्स हैं तो छोटे पेंटिंग्स भी यहाँ पर है। आपकी वॉल में जितना स्पेस है उसके मुतालिक यहाँ से आप पेंटिंग्स खरीद सकते हैं। छोटी छोटी पेंटिंग्स भी बहुत कुछ कहती हैं। मैंने यहाँ पर देखा है कि कुछ इस तरह के पेंटिंग्स हैं जिसमें मार्बल का वर्क किया गया है और उसे फ्रेमिंग की गई है जो कि अपने आप में ख़ास है, कुछ डिफरेंट है। उस तरह के पेंटिंग्स भी आप रख सकते हैं। और पेंटिंग्स का क्या है जनाब, 100 रुपये से लेकर आप 20,000 तक, जहाँ तक आप नेम करेंगे, जहाँ तक आप अपना बजट बनाएंगे वहाँ तक के पेंटिंग्स रख सकते हैं। और पेंटिंग्स जो है आपके घर को जिंदा रखते हैं। तो इस तरह के पेंटिंग्स भी आप परचेज कर सकते हैं। नितिन, टाइम तो हो चला है लोगों से और आपसे विदा लेने का, इजाज़त लेने का, लेकिन जाने से पहले ये पेंटिंग से मेरी नज़र नहीं जा रही तो इसके बारे में बताते चले। ये म्यूरल है एक्चुअली, ये रेजिन बेस्ड है। इसमें हॉर्सेस है, रनिंग हॉर्सेस है। फेंग शुई में हॉर्सेस अच्छे माने जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग है। बॉर्डर इसका क्लॉथ माउंट है सारा और सिल्वर एंड ब्लैक फ्रेम है इसके अंदर। ओके, इसका क्या प्राइस? इसमें जस्ट 6,700 रुपीज़। 6,700 रुपीज़ में इस तरह की पेंटिंग जो है वो आप परचेज कर सकते हैं और ये पेंटिंग आपके घर की वॉल पर लग सकती है। नितिन, आप इतनी सारी पेंटिंग्स दिखाएं एंड आई थिंक ये और भी बहुत सारी वैरायटी है जिन पर हम नज़र नहीं डाल सकते वक्त की कमी के कारण। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात, लेकिन जाने से पहले इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आपकी घर की वॉल्स खाली पड़ी हैं तो प्लीज़ मार्केट में जाइए और कुछ खूबसूरत सी पेंटिंग्स खरीदिए क्योंकि एनर्जी जो है वो सिर्फ इन पेंटिंग्स से आती है और वो भी पॉजिटिव एनर्जी। तो कुछ इस तरह की पेंटिंग्स खरीदिए जो कुछ कहती हैं, जिनमें कुछ कहानी है, जिनमें कुछ वाइब्रेशंस है, जिनमें कुछ अच्छाई है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात, करेंगे बहुत सारी शॉपिंग। तब तक के लिए गुड बाय। नाज़रीन, तो कैसा लगा आपको अदा का आज का एपिसोड? उम्मीद करती हूँ जैसे हर बार पसंद आता है इस बार भी पसंद आया होगा। और अगर वाकई पसंद आया है तो आप जानते हैं ना आपने क्या करना है। आपने हमें लेटर्स भेजने हैं इस पते पर। हमारा पता और ईमेल आईडी है अदा ETV उर्दू 3rd floor 2E/12 near Videocon Tower, झंडेवालान एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली। ada.urdu@etv.co.in। नाज़रीन, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं जब जाने का वक्त आ जाता है क्योंकि आप जानते हैं कि हम आपसे विदा नहीं लेना चाहते, लेकिन वक्त हमें इजाजत ही नहीं देता। इसलिए आज के एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं। अगली मुलाकात फिर होगी एक नई जगह को लेकर, एक नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए अपनी दोस्त सूरती को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। सिर्फ ETV उर्दू पर। खाना ऐसा कि खाते रहिए, जायका ऐसा कि चटकारा लेते रहिए। रियलिटी शो में अपने लजीज पकवानों से सबका दिल मोह लेने वाली मारूफ शेफ ज़ैबी ज़ुबैर अब आ रही हैं ETV उर्दू पर। मैं ज़ैबी ज़ुबैर लेकर आ रही हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम अक्स रसोई। रहिए इस रमजान हमारे साथ। अक्स रसोई वीर का हफ्ता दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। दांतों
के पीलेपन से लेके इम्प्लांट तक हर प्रॉब्लम का सलूशन है। टीवी जो देखते हैं ज़्यादातर वो बच्चे ओवरवेट होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। 2 times higher risk of development of TB in smokers. आदाब डॉक्टर, यानी आपकी जिंदगी का रहनुमा। खाने पीने का चीज है और पीने का पानी, इसको बैलेंस करना है। फर्टिलिटी इज मेडिकल एज वेल एज अ सोशल प्रॉब्लम। यूट्राइन कैंसर भी स्मोकिंग से आने के चांसेस रहते हैं। अगर आप ठीक तरीके से खाना नहीं लेते हो तो शरीर जो है कमज़ोर पड़ जाता है। सिर्फ कमर की दर्द ही नहीं, आपको इन्फेक्शन होने की चांसेस रहती है। आदाब डॉक्टर, एक ऐसा शो जहां हम जानते हैं एक बीमारी के मुख्तलिफ पहलू और हर हफ्ते बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में। उठाइए फोन, डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। देखना ना भूलें आदाब डॉक्टर, एवरी थर्सडे शाम 5 बजे हिंदुस्तान में और 3:30 बजे यूएई में। बच्चों के तबस्सुम में है जादू कैसा, मेरी दिन भर की। अगला प्रोग्राम ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन आदाब, ख़ास मुलाकात में आपका खैर मक़दम है। ख़ास मुलाकात में आज हमारी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से होने जा रही है जो एक माहिर तबीबा हैं और इनकी शख्सियत का एक अहम पहलू ये है कि ये उर्दू ज़बान और अदब के फ़रोग़ के लिए कोशा हैं। मेरी मुराद है डॉक्टर मनीषा बंगर, जो एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं और एक समाजी कारकुन भी हैं। डॉक्टर मनीषा, ख़ास मुलाकात में आपका खैर मक़दम है। हमें ये बताएँ कि जो उर्दू ज़बान जो है जिसके फ़रोग़ के लिए आप अक्सर प्रोग्रामों में हिस्सा लेते रहती हैं, तो आपको ये जो इंस्पिरेशन है, जो आपको शुरुआत आपने किस तरह की, ये बताएं हमको। शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी। मुझे याद है कि मेरी तालीम ले रही थी मेडिकल साइंस की, मेडिसिन की, और मैं लखनऊ में थी कुछ दिनों के लिए और फिर मैं पीजीआई चंडीगढ़ में भी थी। तो वहाँ का माहौल, और बहुत उसके भी पहले अगर आप पूछेंगे तो हम लोग अक्सर छुट्टियों में हमारे मासा के यहाँ पर जाया करते थे। डिस्ट्रिक्ट प्लेस में भंडारा उसका नाम है, और आजू बाजू की बस्ती में इस्लाम को फॉलो करने वाले लोगों के बीच में हमें रहने का मौका मिला। और उसके बावजूद हमारे जो मासा जी थे वो एक लॉयर होने की वजह से उनके तरफ भी बहुत सारे लोग आया करते थे। तो इस तरह से उनकी ज़िंदगी से बहुत करीबी का ताल्लुक़ आया, और उसमें मैंने जाना कि उनकी जो तहज़ीब है, उनका जो रहने सहने का ढंग जो है, मुझे उससे लगाव बढ़ता गया। और फिर मेरे में वो दिलचस्पी बढ़ी कि मैं उनके बारे में और जानूं। और उर्दू के लफ्ज़ मेरे कानों को बहुत सुंदर लगते थे, बहुत अच्छे लगते थे। जैसे फिर हम लोग बड़े हुए तो शेर व शायरी की दुनिया में से हम वाकिफ़ हुए, और फिर उसके बाद जब जैसे गज़ल और बाकी की जो चीज़ें आती रही, उसके साथ साथ जो अदब है उससे भी हम वाकिफ़ होते गए। तो इस तरह से ताल्लुकात बढ़ते गए हैं जैसे ही उम्र बढ़ती गई। जी डॉक्टर साहब, अभी जो हाल ही में एक कोशिश ये हो रही है कि उर्दू ज़बान में जो हिंदुस्तानी समाज में जो एक जहती के लिए जो उर्दू ज़बान का रोल रहा है, तो उसका अहिया हो सके, दोबारा उर्दू जो है उसी तरह समाज के मुख्तलिफ हिस्सों को एकजा करने के लिए उसको उर्दू का इस्तेमाल किया जाए। तो ये जो कोशिश चल रही है, आप क्या समझते हैं कि ये किस हद तक ये सही है कि उर्दू का इस्तेमाल किया जाए? क्या दूसरी तरीके से भी काम हो रहा है? तो आप क्या समझती हैं, तो उर्दू कितनी ज़रूरी है? ये बहुत अच्छी कोशिश है, और ऐसी कोशिशें सब तरफ से होनी चाहिए, हर स्टेट में होनी चाहिए, और हर फील्ड में अलग अलग फील्ड के लोगों ने, सिर्फ जो तालीम की फील्ड में है सिर्फ उन्होंने ही नहीं, तो हर फील्ड के लोगों ने सामने आके इसके लिए काम करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और ये मुनासिब है क्योंकि उर्दू का जो इतिहास है, जो उर्दू का हिस्ट्री जो है, वो सही में बहुत उम्दा हिस्ट्री है। और जिस तरह से ये लैंग्वेज, ये ज़बान पनपी, जिस तरह से इसने जन्म लिया,
ये कई सालों से है, थाउजेंड ऑफ ईयर्स ऑलमोस्ट, और ये बहुत सारी इसके बारे में गलतफहमियां हैं। अक्सर ये सबसे पहली गलतफहमी ये है कि लोगों को लगता है कि उर्दू ज़ुबान मुसलमानों के इन्वेजन के बाद आई है इस सरजमीन पर, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उर्दू जो लैंग्वेज है, ये जो ज़ुबान है, यह मुसलमानों के आने के पहले भी यहाँ पर बोली जाती थी। उर्दू, हिंदी, हिंदवी, दहलावी, गुजरी, ब्रज भाषा, दक्कनी भाषा, उसमें तेलुगु का भी इन्फ्लुएंस, उसमें मराठी का इन्फ्लुएंस, ये सारी भाषाओं, सेंट्रल इंडिया जो था वो सारा का सारा इन भाषाओं से, इसमें से जो भाषा निकली थी, एक ही भाषा को अलग अलग भाषाओं से जाना जाता था। और तभी जब पहली बार कोशिश हुई किसी चीज़ को, उसको लिखने की या बोलने की, तो पहली बार हम देखते हैं कि लाहौरी, जिसको कि अमीर खुसरो ने भी बहुत बड़े पैमाने पे माना, अपने तज़किरा में माना उनको, तो वह भी कहते हैं कि मैं, अमीर खुसरो तो कहते ही हैं कि मैं भारत का तोता हूँ, और मैं तो, मेरी भाषा तो होगी फारसी में, मैं भले ही लिखता हूँ, लेकिन मेरी भाषा तो उर्दू है, हिंदी है, हिंदवी है। मुशफ़ी जो 1700 समथिंग में, वो खुद भी कहते हैं कि मुशफ़ी अभी तू फारसी में लिखना बंद कर और उर्दू और हिंदवी में लिखना मैं पसंद करता हूँ। तो ऐसा आप देखेंगे कि इतने बड़े समय के बावजूद इस ज़ुबान को लोगों ने, और बहुत मातिर जो लोग थे, उन्होंने पहचाना है, जाना है, समझा है। और इतने बड़े दौरान में ये जो एक अदब पैदा हुई है, एक लिटरेचर और जो तहजीब पैदा हुई है, ये बहुत ही ज़्यादा रिच और उम्दा तहजीब पैदा हुई है। ये तहजीब से अक्सर जो इस गलतफहमी के शिकार होते हैं, वह इस तहजीब को जान नहीं पाते, और इस तहजीब में जो के सेंटिमेंट्स हैं, जो इथोस हैं, जो अच्छाइयाँ हैं, जो प्रोग्रेस हुआ है थॉट्स में, विचारों में, और तो यह सब कुछ, इन सब चीज़ों से सब लोग महरूम रह जाते हैं। और इसीलिए कोशिशें जारी रहना चाहिए। उर्दू का जो डाउनफॉल जो कहते हैं हुआ है, यह सोशल पॉलिटिकल रीजन से ज़्यादा हुआ है, ना कि उर्दू लैंग्वेज पर से। तो इन चीज़ों को हमने जानना चाहिए, और ये जो कोशिशें हैं ये होती रहनी चाहिए। मैम, जो कोशिश जारी है, उर्दू की जो अहमियत है, उर्दू का जो रोल है, उसको दोबारा उसका अहिया हो, या फिर वो उर्दू की जो तहजीब है उसका जो है इंट्रोडक्शन हो, तो काफ़ी लोग कोशिश कर रहे हैं। आपने भी जो है कुछ प्रोग्राम्स वगैरह किए हैं, तो उस बारे में बताएं कि आप किस तरह कंट्रीब्यूट कर रही हैं। दरअसल सबसे पहले तो मैं जब हैदराबाद में आई, तो सबसे पहले मैंने यहाँ की तहजीब और अदब को जानने की कोशिश की, और बहुत सारे जो उर्दू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरान लोग थे, उनके साथ मैंने मेल मिलाप बढ़ाया। और उसके बाद हमारे यहाँ पर ख़वातीन के ताल्लुकात में मैं आई, और ख़वातीन उर्दू हॉल में बहुत बड़े पैमाने में हर महीने में वहाँ पर एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके साथ मैंने मेल मिलाप किया, उनके साथ मिली। और इस तरह से कई बारी फिर जिस तरह से हमारा संवाद बढ़ता गया, तो फिर मुझे मुशायरे में बुलाया गया और बुलाने जाने लगा, और फिर मैंने फिर एक बहुत ही फॉर्मल तरीके से इसकी शुरुआत की। पहली शुरुआत मैंने टीवी पर की, जिसमें कि ख़वातीन का मुशायरा था, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद में कई अलग अलग मौक़ों पर, जैसे कि क्रिकेट का माहौल हो, या फिर हमारा संविधान दिवस हो, रिपब्लिक डे हो, अलग अलग समय पर मुशायरे होते रहे टीवी पर। तो वहाँ पर सबने आके अपने शायरी रखी, अपने शेर पढ़े, तो वहाँ पर मुझे एज अ गेस्ट बुलाया जाने लगा, और वहाँ पर मैंने मेरे जो एहसास है मैंने वहाँ पर जाया किए, वहाँ पर बताए। उसके बाद हमने उर्दू मदर्स लैंग्वेज डे जो होता है मनाया यहाँ पर हैदराबाद में, और उसमें हमने लैंग्वेज, एक अदब और एक ज़बान किस तरह से लोगों को मिला सकती है, और इस चीज़ को हमने बढ़ाया।
और उसको हमने फिर उसका रिले भी किया गया। और बहुत अच्छी कोशिश जो मुझे लगती है कि मैंने उर्दू तहजीब में खवातीन का जो कंट्रीब्यूशन है वो जानने की कोशिश की। उसके लिए काफ़ी सारी किताबें मैंने पढ़ी और महिलाओं के साथ भी मैंने संवाद बढ़ाया। और उसमें फिर मैंने एक पेपर में आर्टिकल लिखा उर्दू वुमेन पोएट्स के ऊपर, जिसमें कि उर्दू वुमेन खवातीन ने जो उर्दू पोइट्री जो लिखी है, किस तरह से वो मेल डोमिनेटेड एरिया में अपने नज़रिए को किस तरह से सामने ला पाई है और कौन सा नज़रिया उसने पेश किया है। तो मैंने देखा कि उसकी जो पोइट्री थी और पोइट्री है वो बहुत डेप्थ रखती है, बहुत उसमें गहराई है और उसका जो एक अंदाज है दुनिया को देखने का वो बहुत अलग है। वो बहुत रेडिकल है, वो बहुत रेवोल्यूशनरी भी है। हालांकि बहुत कम खवातीन ने लिखी हुई है पोइट्री, लेकिन मैंने उसको उजागर किया, उसको सामने लिया, उसको मैंने पेपर में रखा। उसके बाद में मैंने उर्दू की जो हिस्ट्री जिसके बारे में अभी आपके सामने मैंने जिक्र किया, वो पूरा का पूरा नए जनरेशन जो है, हमारी नई नस्ल जो है, उनमें ये बहुत पहुंचनी चाहिए। इसके लिए मैंने टीवी पर और लोगों के बीच में, आवाम में मैंने प्रोग्राम लगाए और ये हिस्ट्री उनके सामने रखी, मैंने इतिहास उनके सामने रखा। सारे जो मिथ्स उनके दिमाग में गलतफहमियां, उसको दूर करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। और उसके बावजूद हम मुशायरा और गज़ल जो है बारी बारी हम लोग प्रोग्राम ले रहे हैं और उसके ज़रिए लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। मुशायरा और गज़ल किस तरह से ये एक उर्दू तहजीब और उर्दू अदब की जान है और दिल है, और जिस तरह से दिल धड़कता है और पूरा शरीर उससे ताज़ा हो जाता है, तो उसी तरह से तज़किरा, उर्दू गज़ल, उर्दू मुशायरा और उर्दू गज़ल की आज की तारीख में अलग अलग ज़बानों में किस तरह से उसका बढ़ोतरी हो रही है। आज उर्दू गज़ल मराठी में भी बोली जाती है, गज़ल का गुजराती में, पंजाबी में भी बोला जा रहा है, तो गज़ल दुनिया भर में फैल रही है। मुशायरे पहले जैसे हुआ करते थे तो यूजुअली जो शायर थे उनके ही घरों में या उनके बीच में जो इंटेंस राइवलरी थी वो सामने आती थी। एक एक बात पर, एक एक शब्द के ऊपर, एक एक शेर के ऊपर बहुत डिस्कशन हुआ करते थे। अभी उसका रुख कुछ बदल सा गया है, लेकिन अभी काफ़ी पार्टिसिपेटिव हो गए हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर्स उसको सामने आके बढ़ा रहे हैं और सामने ला रहे हैं, लेकिन इसमें उसकी गहराई को इजाफा ना पहुँचे, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। ऐसी हम कोशिश करते हैं, उसकी गहराई रहनी चाहिए, उसकी जो ओरिजिनलिटी है और उसकी जो डेप्थ है, सही उर्दू की और सही गज़ल की, वो कोशिश हम लोग करते हैं। तो बहुत क्लासिक गज़ल्स और क्लासिक शायरी को हम लोग सामने लेकर आते हैं लोगों के। तो ये अलग अलग तरीके से लिटरेचर के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए और लोगों के बीच में और लिखान के ज़रिए मैं कोशिश कर रही हूँ। नाज़रीन, डॉक्टर मनीषा मंगल से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना, 9 PM खबरनामा। हर पल आलमी सतह पर हो रही हैं तब्दीलियां, बदल रहा है दुनिया का मंजर। हम पहुंचा रहे हैं आप तक सही तस्वीर। आलम इस्लाम के बदलते मंजरनामे पर हमारी गहरी नजर। दुनिया भर से चुनिंदा खबरों का गुलदस्ता, आलमी मंजर। देखिए इन औकात पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे।
मैम उर्दू के जब फ़रोग़ की बात आती है तो ये कहा जाता है कि हुकूमत इसमें कुछ नहीं कर रही है, लेकिन अभी ये जो नया दौर है इसमें ये देखा जा रहा है कि काफ़ी लोग जो गैर उर्दूदा हैं, जिनकी मादरी ज़बान उर्दू नहीं है, वो भी जो है उर्दू के लिए कुछ करने के लिए आगे आ रहे हैं। इसकी एक मिसाल आप भी हैं। मुझे लगता है कि उर्दू के साथ साथ लैंग्वेज है तो सिर्फ लैंग्वेज ही नहीं, तो पूरी तहजीब को सामने लाना चाहिए। अगर हम सिर्फ लैंग्वेज की बात करेंगे या ज़बान की बात करेंगे तो फिर से वही चीज़ें होंगी जो इतिहास में हुई है। उसके इर्द गिर्द एक पहचान निर्माण होती है, उसके इर्द गिर्द नेशनलिज्म निर्माण होता है। उसके जितना कि लैंग्वेज एक यूनिफाइंग फैक्टर होता है, उस तरह से वो डिवाइडिंग फैक्टर भी हो सकता है, और वैसा हुआ है इतिहास में। हिंदी उर्दू ये जो सारा एक ही लैंग्वेज थी, उनको किस तरह से बांटा गया ये हमारे सामने है। तो वह पूरी तहजीब को सामने लाना चाहिए, और इस तहजीब में हमारे लोगों के ख्याल में ऐसा आता है, क्योंकि आजकल की मूवीज़ देखते हैं, आजकल का जो हमारा ज़माना दौर इस तरह से है कि उनको लगता है उर्दू अगर है तो वो मदरसे से रिलेटेड है, या उर्दू की बात करें तो मुसलमानों से रिलेटेड है, या तो उसका ताल्लुक शेरो शायरी और गज़ल से है, या मुशायरों से है, या बॉलीवुड के गानों से है। यानी पूरी इतनी उम्दा चीज़ को, इतनी उम्दा तहजीब को उन्होंने बंद करके रखा हुआ है। ये बंदिशों से उसको बाहर खोलना चाहिए, और पूरी तरह से जो अगर कोशिशें हो रही है तो वो बहुत ही ज़्यादा सिंसियर कोशिशें होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ड्यूटीफुल, रिस्पॉन्सिबल और बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी की कोशिशें होना चाहिए, जिसमें कि लोग बटे ना, लोग इकट्ठा हुए। क्योंकि देखिए, जहाँ तक हम लोग सबसे जो हार्ट जिसको कहते हैं, दिल कहते हैं उर्दू लैंग्वेज का, शायरी अगर हम लोग लेते हैं तो शायरी हर इस पे हुई है, इबादत पे हुई है, वो ऊपर वाले के ऊपर हुई है, वो इश्क पे हुई है, वो इंसानी हर जज्बे के ऊपर हुई है, ख़वातीन ने लिखी हुई है। उसमें बदलाव, उसमें दुनिया को बदल देने की ताकत भी रखती है। उसने वो शायरी में दुनिया को सराहा है, हमारे मौसम को सराहा है, नेचर को सराहा है, सभी कुछ उसमें बोला गया। उसके ये हम लोग जानते हैं, लेकिन उसमें प्रोग्रेसिव थॉट भी आया है, उसमें जो हमारे सोशल इवेंट्स है उसको बदलने की भी बातें आई हैं, उसमें लोगों को इकट्ठा करने की भी बातें आई हैं। प्रोज जो लिखा गया है, मानिए आप, सबसे पहला जो प्रोज हुआ था 1800 समथिंग में, मुमताज़ अली ने लिटरेचर के जरिए, प्रोज के जरिए लिखा था कि महिलाओं के लिए उन्होंने किताबें लिखी थी। हालांकि देखिए, जो प्रोज महिलाओं के लिए लिखा है और जो महिलाओं ने खुद लिखा है अपने लिए, उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। तो लेकिन फिर भी कोशिशें की गई उनकी एजुकेशन के, उनकी तालीम के बारे में बोलने के लिए। उस प्रोज में कोशिशें की गई जितने भी ट्रेडिशनल थॉट्स है उसको बदलाने के बारे में। महिलाओं ने, जो भोपाल की बेगम है, उन्होंने जो पोइट्री की, जो कतरुद्दीन हैदर ने पोइट्री की, जो रशीद जहान ने पोइट्री की, ये प्रोग्रेसिव थॉट की पोइट्री आई है। जो इसमें चुगताई ने जो प्रोज और पोइट्री हमारे सामने लाई है, उसमें कितनी बदलाव की बातें हैं। तो यह जो बदलाव और चेंज, ज़माने में चेंज, अपने में चेंज, इल्म में चेंज, हमारा जो बिहेवियर है, तो ये सारी चीज़ों से एक अदब बनती है, कल्चर बनता है। तो उर्दू में जो ये कल्चरल जो विरासत है, इसको सामने नहीं लाया गया, और ये पूरी की पूरी विरासत जो कि मुसलमानों के आने के पहले से आती है, और फारसी ने उसको बहुत जवान किया और फलाया फुलाया। फिर जिस तरह से दक्कन से जो उर्दू गई है और यहाँ की दक्कनी जो गई है, उसमें और बाहर लाके उसको फूल लगे, उसमें फल लगने लगे। उसके जो फल खाके लोगों में जो रस निकला, उसमें से जो दिल्ली में क्लासिक उर्दू आई, और उसमें से जो शायरी, गालिब की शायरी, ज़ौक़ की शायरी, मजाज तक की, और फैज़ अहमद फैज़ और
हम लोग जितने भी लोगों को जानते हैं उनकी शायरी, इकबाल की शायरी, यह उसमें से पैदा हुई और जवान होके उसने एक यूथफुल जो कहते हैं नई नस्ल के नए थॉट्स उसमें आए। तो ये जो जर्नी रही है, एक जो सफ़र रहा है, ये पूरे अदब का सफ़र सामने आना चाहिए और ये एक इमोशनल बाइंडिंग के तरीके से लोगों ने इकट्ठा आना चाहिए। इसलिए नहीं कि मुसलमानों और हिंदू ने इकट्ठा आना चाहिए इसलिए उर्दू और हिंदू ने हिंदी लैंग्वेज को बढ़ोतरी देना चाहिए या कुछ यूनिवर्सिटीज़ को सामने कर देना चाहिए ना। हमारा जो कल्चरल पर्सपेक्टिव और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को सामने लाना है। उसके बाद इन दोनों लैंग्वेजेस को अलग अलग करने में जो कोशिशें की गई है ईमानदारी से, उसमें दोनों लोगों ने अपनी गलतियां को महसूस करना है और एक नए सिरे से जो इंटेलिजेंसिया है, इस्लाम को फॉलो करने वाले लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है और वह अपनी जिम्मेवारी नहीं अदा कर रहे हैं। सादत हसन मानतो के बाद में हमें बहुत कम ऐसा प्रोग्रेसिव थॉट और चीज़ें हमको नज़र आती है और महिलाओं के एजुकेशन के बारे में और उर्दू को जिस तरह से कटघरे में बंदिश किया गया हुआ है उसको वहाँ से खोल देना चाहिए, उसको रिहा कर देना चाहिए और यह इसमें से रिहा करने के लिए हुक्मरान लोगों की जितनी जिम्मेवारी है उतनी ही जो मजहबी लोग हैं उनकी जिम्मेवारी है, मजहब में जो इंटेलिजेंसिया है, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी जिम्मेवारी है, उन्होंने अपनी ये ड्यूटी करनी चाहिए और पुरुषों को जो मेल लोग हैं, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, उन्होंने ये देखना चाहिए कि खवातीन लोगों को सामने लाकर उनको उनमें के भी ये थॉट सामने आने चाहिए और नए नस्लों को सामने लाना चाहिए। जब इस तरह की पूरी कोशिशें होंगी तो सही मायने में कल्चरली वो आगे आएगी। और मैं तो कहती हूँ कि सिर्फ भारत में ही नहीं तो और पाकिस्तान में ही नहीं और अफगानिस्तान में नहीं और बांग्लादेश में ही नहीं, तो सारी दुनिया में। मैं अमेरिका गई हूँ और मैंने देखा है कि यूके में और अमेरिका में बहुत बड़े पैमाने पे, और आप इंटरनेट पे और वेबसाइट्स में देखते होंगे, उर्दू के लिए जो दिलचस्पी लोगों में पैदा हो रही है, ये सब कुछ जानकर हो रही है, वो रिचनेस ऑफ द कल्चर। और मैं नहीं चाहती कि हमारे लोग ये रिच कल्चर से मरहूम रहे। ये एक सोने की खान है, इसमें बहुत हीरे जवाहरात जड़े फंसे हुए हैं और ये जो हीरे जवाहरात हमें बाहर निकालना चाहिए, ऐसा मैं मानती हूँ। मैम, कहा जाता है कि किसी भी ज़बान या किसी भी इल्म की तरक्की में औरतों का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आपने भी काफ़ी तहक़ीक़ की है उर्दू पे और ख़ास तौर पर जो उर्दू में निसाई अदब जो यानी जो औरतों ने जो उर्दू में कंट्रीब्यूशन किया है उस पर आपने काफ़ी तहक़ीक़ की है। तो उस बारे में बताएं कि औरतों का कितना रोल रहा है उर्दू की तरक्की में। जो ख़वातीन ने उर्दू में लिखा हुआ है वह बहुत तब्दीली लाने वाला थॉट और विचार है। उसने भी इश्क, जो रूहानी इश्क है, उसके बारे में लिखा है, खुदा के बारे में लिखा है, उसने देशों के बारे में लिखा है, उसने इल्म के बारे में लिखा है, उसने रहाबर के बारे में लिखा है, सफ़र के बारे में, हर थीम के ऊपर लिखा हुआ है। लेकिन व्हाट डिफरेंशिएट्स द मेल डोमिनेटेड पोइट्री ऑफ उर्दू एंड व्हाट इज़ द फीमेल पोइट्री ऑफ उर्दू, इन दोनों में अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें उसकी जो शख्सियत है उसको उसने सामने उभार के लाने की कोशिश की है और उसकी शख्सियत को किस तरह से दबाया जा रहा है अलग अलग तरीके से एट वेरियस लेवल्स, उस चीज़ को आवाज़ दिया हुआ है। कभी वो उसमें सक्सेसफुल रही है, कभी वो सक्सेसफुल नहीं रही है, कभी डर डर के कहा है, कभी खुल के कहा है, लेकिन कहीं भी कोशिश ज़रूर की है। 1800 में से लेकर 1900 तक, कुछ दौरान तक दो तरीके की खवातीन थी जो उर्दू में लिखती थी। वन वॉज द कर्टिसन्स एंड द सिंगर्स एंड द डांसर्स, वो लोग लिखती थी, और दूसरी थी जो एलिटिस्ट और बैकग्राउंड की खवातीन थी जो कि डायनास्टिक रूल और जो नवाबों के घरों से बिलोंग करती थी, वह भी लिखती थी। लेकिन दोनों की जो क्रिएशन थी, क्योंकि वो खवातीन के बारे में थी, वो ताल्लुकात उनके खवातीन की लाइफ से थे, उसकी ज़िंदगी से थे, तो उनका जो तजुर्बा, उनके ख्याल वो बहुत उम्दा तरीके रहते थे। नाज़रीन, डॉक्टर मनीषा मंगल से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते।